वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 कारकों के आधार पर देशों के अंक प्रदान किए जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि 4 कारकों के आधार पर आपको देशों के अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध और तंत्र और उनका प्रवर्तन, और मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता है। मतलब ये चारों जो कारक हैं, इसमें जो पहला वाला है आपका सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, जो कि सरकार और सिविल सेवा ऐसा कहा जाता है इंडिया में बहुत ज़्यादा पारदर्शी नहीं, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन, मीडिया की भी भूमिका इसमें दिखाई गई है। मतलब ये जो चारों टॉपिक है, इससे आपका सूचकांक इसको बनाया जाता है। देश के 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं, और इसमें सबसे कम जोखिम वाले को 1 तथा सबसे उच्चतम जोखिम वाले को जो प्रतिनिधित्व करता है उसको 100 अंक दिए जाते हैं। मतलब 1 to 100 के बीच इसको डिफाइन किया जाता है। स्मरणीय तथ्य है, नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन यानी कि TRACE के द्वारा जारी किया जाता है, ट्राइस के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 194 देश शामिल है, लगभग सभी देश शामिल हैं। तो इसमें 4 समग्र स्कोर जो है 4 के साथ नॉर्वे को प्रथम स्थान दिया गया है। सूचकांक के तहत समग्र स्कोर 4 के तहत जो 4 अंक के साथ नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। और 4 के तहत नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। 93 के साथ उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला 93 के साथ एकदम अंतिम स्थान 194वां स्थान प्राप्त किया है। और इसमें भारत का स्कोर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भारत का जो स्कोर है वो 86वां स्थान है, यानी कि 48 स्कोर प्राप्त करके, और 2021 में इसका 22वां स्थान था, यानी कि और ज़्यादा भ्रष्ट ये होते चला गया है। 86वां स्थान जो है इसका मौजूदा साल में है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका देखा जाए हमारा जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और 2022 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में देशों की प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों तथा 44 विभक्तों के आधार पर किया जाता है, 44 संकेतों के आधार पर किया जाता है। 8 कारक है, इसमें 44 संकेतक है। इसमें जो याद करने वाले स्मरणीय तथ्य हैं, 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया गया। 26 अक्टूबर को जारी किया गया। यह सूचकांक विश्व के 140 क्षेत्राधिकारों कानून के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन करता है। इसमें देखा जाए रूल ऑफ लॉ का जो मूल्यांकन करता है उसमें देश डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये तीनों पड़ोसी देश हैं। और आपका इसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर है उसका डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड का है। इसकी रैंकिंग हुई 1, 2, 3 की। तथा अफगानिस्तान को सबसे लास्ट में, वेनेजुला को 140वें स्थान पर, अफगानिस्तान को 138वें, कंबोडिया को 139वें तथा वेनेजुला को लास्ट स्थान पर जारी रखा गया। और कानून शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। सूचकांक 6 एशियाई देशों में अब नेपाल का 69, श्रीलंका का 74 तथा सबसे लास्ट में तीसरे स्थान पर, भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। मतलब इंडिविजुअली अगर देखा जाए भारत का 77वां स्थान है। इसके अतिरिक्त 38 निम्न मध्य आय वाले देशों की सूची में 9वें स्थान पर है। मतलब अगर इसका ओवरऑल जो इंडेक्स में इसकी रैंकिंग है 77 है। पहला जो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इसका 1, 2, 3 वाला है। लास्ट में सबसे वेनेजुला का है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वैश्विक भूख सूचकांक 2022। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 का सृजन वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया। 2018 में IFPRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन में स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया गया तथा तब से यह सूचकांक बेल्ट, हंगर, हेल्थ एवं कंसर्व वर्ल्ड लाइफ की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जाता। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता था, अब उसने खुद को इससे अलग कर लिया है। तब से ये बेल्ट, हंगर, हेल्प तथा कंसर्व वर्ल्ड लाइफ की संयुक्त परियोजना द्वारा, इसमें 4 संकेतक है। 4 संकेतक में अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन तथा बाल मृत्यु दर, ये चाइल्ड स्टनिंग एंड चाइल्ड मोरलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 से 100 तक को निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं। सबसे खराब स्कोर वालों को माना जाता है। इस सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, यानी कि इसमें निम्न, मध्यम, गंभीर, भयावह तथा चरम भयावह। मतलब निम्न मतलब
खराब ही है, ऑफिशियली मध्यम का मतलब ठीक ठाक, गंभीर का मतलब सीरियस कंडीशन में, भयावह का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, इसके बाद चरम भयावह की मतलब एकदम एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति को प्रदर्शित करता है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इसमें स्मरणीय तथ्य जो है वो 13 अक्टूबर 2022 को ये जारी किया गया। इसमें 17वां वार्षिक संस्करण है, खाद्य प्रणाली रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित है। ये 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे। ये 2022 के अनुसार 2021 में 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार GHI स्कोर 18.2 है, जो भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दिखाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मध्यम ही है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2022 में दक्षिण एशिया में भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है। हमारा जो जिसमें दक्षिण एशिया का पार्ट है भारत, वो सर्वाधिक भुखमरी के बाद, इसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री उसके बाद है। सबसे वैश्विक स्तर पर मात्र एक सोमालिया भुखमरी की चरम भयावह स्थिति पर, मतलब सोमालिया में एकदम एक्सट्रीमली लेवल पे अलार्मिंग स्थिति। इसमें जो यूनाइटेड नेशन और ये सब देश इसको हेल्प ही करते हैं, बट इसमें स्थिति तो गड़बड़ ही है। GHI 2022 में कोई भी इस श्रेणी में शामिल नहीं था, इस श्रेणी में कोई भी देश शामिल नहीं था। ये अच्छी बात है कि चरम भयावह स्थिति बेसिकली बहुत ही कम कंट्री में है, जबकि 5 देश अफ्रीकी देश जैसे गणराज्य चांग कालो लोकतांत्रिक मेडागास्कर एवं येमन भुखमरी की भयावह स्थिति में, ये 5 देश जो है अलार्मिंग पोजीशन पे है। और फिर इसके बाद 4 देश बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान तथा सीरिया को अनंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। ये भी देश जो है काफ़ी अलार्मिंग पोजीशन पर हैं। हमारा 5 वर्ष आयु से कम बच्चों में ठिगनापन, स्टनिंग जिसको बोलते हैं, मामले में यमन सर्वाधिक है। यमन जो है वो स्टनिंग में सबसे ज़्यादा मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले जो है भारत में दर्ज किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भारत के बाद स्पेशली कोई इंडिया की बात हो तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि 5 वर्ष से कम आयु के मामले में दुबलापन यानी कि वेस्टिंग के सर्वाधिक मामले 19.3% दर्ज किए गए हैं इंडिया में। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक है, मतलब 5 वर्ष से जो बच्चे कम ही उम्र में मृत्यु हो जाती है वो सोमालिया में 11.5% है। आगे बढ़ते हैं। फिर वर्ष 2022 की GHI रिपोर्ट को 121 देशों के स्कोर की गणना कर उसे रैंक प्रदर्शित किया गया। अब रैंक में हम देख लेते हैं देश रैंक और GHI स्कोर। ब्राज़ील का 20वां रैंक है 5.4, रूस मतलब जो सोवियत यूनियन है उसका 28 है, भारत का 107 रैंक है, काफ़ी ज़्यादा रैंक है, ये अच्छी बात नहीं है। जब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले हम ही अन्न को हैं, अनाज को, तो फिर इतनी रैंक हमारी स्थिति को गड़बड़ी दिखाता है। चीन 1 से 17 रैंक समूह के बीच आता है, चीन की स्थिति तो काफ़ी बेटर है। दक्षिण अफ्रीका 59, 12.9, और येमन जो है सबसे अंतिम के 5 देश है। ये ब्रिक्स देशों की स्थिति है, बेसिकली जो ब्रिक्स के जो 5 हमारी ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस और इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। और रैंक सबसे लास्ट के जो 5 देश है, सबसे लास्ट का जो सबसे देश है वो चाड है। इसके बाद कांगो, फिर मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिर येमन। सबसे जो खराब प्रदर्शन है वो चाड का है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इस रैंकिंग ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गौरतलब है कि यह वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जाता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 12 अक्टूबर 2022 को हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी किया। 8 नवंबर 2022 को की इसमें वैश्विक यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, वर्ल्ड में जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग क्या है, इसको ये जारी करता है QS यूनिवर्सिटी, जो कि ब्रिटिश बेस्ड यूनिवर्सिटी है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया। आगे का टॉपिक देखते हैं। बेसिकली इसमें ही देखना रहता है कौन विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है, कौन, और भारत की रैंकिंग क्या है। यह रैंकिंग का 15वां संस्करण है। 760 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। सर्वाधिक विश्वविद्यालय मुख्य भूमि पर 125 चीन के हैं। ये तो बड़ी बात है, चीन इतना ज़्यादा जो है विश्वविद्यालय काम कर रहा है आगे क्षेत्र में। एशिया के टॉप 3 विश्वविद्यालय, इसमें एशिया के जितने भी टॉप 3 विश्वविद्यालय उसमें इंडिया कोई नहीं है, 2 चीन का है, 1 सिंगापुर का है। पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया में अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय तो पेकिंग विश्वविद्यालय, उसके बाद दूसरे नंबर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसके बाद तीसरे में सिंहुआ विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 2023 में रैंकिंग में कुल 118 विश्वविद्यालय संस्थानों को शामिल किया गया, जिसमें IIT मुंबई टॉप पे रहा, उसके बाद IIT दिल्ली, फिर इसके बाद IIT बेंगलोर, फिर लास्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय भी स्थान पाया। और उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर भी
66 रैंक पाया है। इसमें टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का वार्षिक प्रकाशन है और 5 क्षेत्रों में ये प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि एशिया में तो चीन का आ गया, अब लेकिन आगे जो है पूरे वर्ल्ड को मिला के यूएसए के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय हैं, मतलब यूनाइटेड अमेरिका का 177, उसके बाद जापान का भी क्रमशः 177 और 117, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद रखिएगा। यूके में 103 विश्वविद्यालय, यूके में यूनाइटेड किंगडम में, चीन में 95 तथा भारत में 75 विश्वविद्यालय शामिल है। यानी कि देखा जाए तो 1 यूएसए, इसके बाद 2 जापान, 3 यूके, 4 चाइना, फिर 5वें नंबर पर भारत का नंबर आता सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की संख्या में, उनके रैंकिंग में नहीं, संख्या में, कितनी संख्या में, कौन 177, 117, 95, 75 तथा 103 यूके में। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऑक्सफोर्ड को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 7वीं बार तथा सिन्हुआ को 16वीं रैंक, एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पूरे दुनिया का ऑक्सफोर्ड, उसके बाद एशिया का आपका सिन्हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष 200 में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका। ये जो टॉप 200 विश्वविद्यालय हैं उसमें इंडिया का कोई नहीं है। अगर इंडिया का जो है भी सबसे टॉप पे, वो आईआईटी मुंबई है। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, नोबेल पुरस्कार 2022। ये ज़्यादा ही क्वेश्चन ये पूछने की संभावना रहती है हमेशा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के संस्थापक है, ये सब इसकी फाउंडेशन जैसे है उसके बारे में यहाँ तक बताया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार 1969 में प्रदान किया गया, लेकिन बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं जो इसमें पूछने वाले क्वेश्चन है। स्मरणीय तथ्य है कि 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा नोबेल अर्थशास्त्र के नोबेल मतलब इकोनॉमिक्स में नोबेल की घोषणा की गई। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया, इकोनॉमिस्ट को प्रदान किया गया। इन इकोनॉमिस्ट का नाम हमको याद रखना ही है, बेन एस बनार्के, डगलस तथा फिलिप, यानी कि बेन, डगलस, फिलिप। ये वाशिंगटन के हैं, ये भी वाशिंगटन के हैं, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। मतलब तीनों के तीनों जो इकोनॉमिस्ट है वो भाई साहब यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ही हैं। बेन, डगलस, फिलिप, इसका नाम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम याद रखेंगे क्योंकि बहुत लंबा नाम होता है इनका, इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में ही ट्रिक के माध्यम से याद रखा जाएगा। बेन, डगलस, फिलिप। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंक और वित्तीय संकट पर शोध मतलब फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार, अब शांति पुरस्कार के बारे में देखा जाए, ये आर्थिक रूप से तो हो गया। 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार एक व्यक्ति की 2 संगठनों को प्राप्त किया गया। यह एक व्यक्ति तथा 2 संगठनों यानी कि सब मिला जुला के 3 लोगों में डिवाइड हुआ। ये एक व्यक्ति 2 संगठन में क्या, मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये हो गया। और ये जो व्यक्ति हैं एलएस विलियात्स्की, ये शायद रसिया के लग रहे हैं, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं एलएस विलियात्स्की। इनका नाम भी एक्चुअली रशियन लैंग्वेज की तरह ही रहता है। और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको संयुक्त रूप से तीनों को दिया गया। मेमोरियल एक मानवाधिकार बेसिकली संगठन है। यूक्रेन के मानवाधिकार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई। ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखा जाए, 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2022 को साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखक एनी अर्नो को प्रदान किया गया। पहली फ्रांसीसी महिला, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला है, मतलब फ्रांस की पहली महिला है ये एनी अर्नो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनी अर्नो नाम इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को साहित्य के नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया। इनका उपन्यास जो है, प्रथम उपन्यास जो है द आर्मिया स्वीडिश, अंग्रेज में बस द क्लिंट आउट के नाम से प्रकाशित किया गया 1974 में, तथा अन्य प्रमुख उपन्यास ए मैंस प्लेस, ए वोमेंस स्टोरी, द ईयर्स, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार। इसके बाद इनका जो प्रथम उपन्यास है वह द ली, ये हमें लगता है लेस
आर्मोरियस वीडस, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज में बुक है। इनके अन्य उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है। मेन प्लेस है, वोमेंस स्टोरी, द ईयर्स। रसायन का आप देख लिया जाए, केमिस्ट्री में किसको नोबेल पुरस्कार 2022 मिला। 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2022 हेतु रसायन विज्ञान क्षेत्र में घोषणा की गई नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला गया। 3 वैज्ञानिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरोलिन आर बैटोर्जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। इसके बाद मॉर्टन मेडल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क। के बेरी शार्पलेस, स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका, मतलब 2 अमेरिकन तथा 1 डेनमार्क के नागरिक को ये प्रदान किया गया। कैरोलिन मॉर्टन बेरी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, कैरोलिन मॉर्टन बेरी, कैरोलिन मॉर्टन बेरी। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए गया था। ये जो बेसिकली क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। अब भौतिक क्षेत्र, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देख लिया जाए 2022। 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा ही तीनों ये दिए जाते हैं, इसलिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। 3 वैज्ञानिकों को इसमें भी दिया गया। बेसिकली बहुत सालों से ये 3 वैज्ञानिकों को समग्र रूप से ही दिया जा रहा है। इसमें तीनों का नाम पहले देख लिया जाए। एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर तथा एंटोन जिलिंगर। एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर तथा एंटोन जिलिंगर, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री तथा फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों को दिया गया। ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। इसके लिए ये आपस में गुथे हुए फोटानों पर प्रयोग किए गए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये फोटानों के ऊपर प्रयोग के आधार पर इन तीनों को समग्र रूप से संयुक्त रूप से रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा ये नोबेल पुरस्कार भौतिकी में दिया गया, जिनके नाम इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लिया जाए नाम को, एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर तथा एंटोन जिलिंगर। असमानता नियम उल्लंघन के स्थापन करने और क्वांटम सूचना विज्ञान क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया है। एक और हमारा लास्ट जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी एक बार देख लिया जाए। चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 अक्टूबर 2022 को द नोबल असेंबली एंड कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इसका ये दूसरे के द्वारा दिया जाता है। द नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा ये प्रदान किया जाता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। इस वर्ष यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिर्फ एक ही लोगों को, स्वांते पावो जो कि स्वीडन के को प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया। मतलब जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने नीएंडरथल के जीनोम संरचना का मापन किया, जो वर्तमान समय के मनुष्य के विलुप्त पूर्वज या उनसे संबंधित है। जो हमारे मनुष्य के विलुप्त पूर्वज है नीएंडरथल इनको कहा जाता था, उन पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ये नोबेल पुरस्कार उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया है, जो कि मानव के विलुप्त पूर्वज के रूप में माना जाता है। इनका एक बार नाम और एक बार देख लिया जाए, नीएंडरथल। इसके बाद इन्होंने पूर्व अज्ञात देनी शिवा नामक मानवनुमा प्रजाति की भी खोज की है। आगे देखते हैं। पावो की महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने एक नई शाखा को ही जन्म दे दिया, क्योंकि जो विलुप्त हो चुके मानव हैं इनके बारे में पता लगाने जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से, इसलिए इन्होंने एक नई शाखा को जन्म दिया है जिसे पेलियोजेनोमिक्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ भी सकता है कि नोबेल प्राइज जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जिसको दिया गया है वो कौन सी नई शाखा के रूप में जन्म दिए हैं विज्ञान के, तो पेलियोजेनोमिक्स के रूप में इसको कहा जाता है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है